तो बच्चों आज हम लोग का रिवीजन क्लास, जिसमें लगभग उम्मीद है 3 घंटों में हम अपना पूरा फिजिक्स फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कवर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो एक दिन के लिए और आएंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और तुम लोग को मैं ऑल द बेस्ट क्यों बोलूं? मेरे सगे तो मेरे यूट्यूब वाले हैं। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। थैंक यू ना तुम लोग के लिए जी, हम भी सब्सक्राइब किया ना। ये भी सही बात है। कोई घर देखता ही कौन है? चलो लाओ क्वेश्चन लाओ। तो गाइस यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसी का रिवीजन होने जा रहा है। और मैं हाँ, जो कि मेरे YouTube चैनल के वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट मैं अपलोड कर दूंगा अभी इसको YouTube पे। चलिए आवाज नहीं बस अब सिर्फ मुझे बोलने दीजिएगा। बस अब सिर्फ मुझे बोलने दो, पूरा शांत रहोगे। चलिए बस भाई शांत, समझ में नहीं आएगा कोई मतलब है नहीं, अब तुम लोग बतियाओगे तो चलो शांत रहो। चलिए इसमें जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से मैं इनको सॉल्व कराता रहूंगा। बोलोगे नहीं, मैंने साफ कह दिया ना। चलिए क्वेश्चन 1 जो कि बोर्ड में खूब पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है या किसे कहते हैं। आपके क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन गलत छप गया है, लिखा हुआ वैद्युत विभव किसे कहते हैं, उसको सही करेंगे। वो है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। मेरे बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे निकाय को कहा जाता है जिसमें केवल 2 आवेश होते हैं और इन आवेशों का मान आपस में बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है, जबकि इनके नेचर बहुत विपरीत होते हैं और इनके बीच की गैपिंग बहुत कम होती है। इसका मतलब साफ शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो जैसे हमारे सामने है HCl, जैसे हमारे सामने है NaCl, जैसे हम बात करते हैं H2O, जैसे हम बात करते हैं NaS3, तमाम हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें मेरे बच्चे आवेश का परिमाण समान दिखाई देता है लेकिन इनके नेचर अपोजिट होते हैं और इनके बीच के गैपिंग बहुत कम होता है। इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। ऐसे हर एक आवेशों के सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे जो कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक बताइए। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, अब यहाँ खाली वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं मैंने बताया, तो उसके साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जरूर टारगेट पे रखिएगा। इसका क्वेश्चन या तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आघूर्ण भी समझ लेते हैं। जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव का अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करूं तो वैद्युत द्विध्रुव का मोटे तौर पर स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें एक ऋणावेशित चार्ज है और दूसरा धनावेशित चार्ज है। आप देख रहे होंगे चार्ज को मैंने ना तो Q1 Q2 से डिनोट किया, सीधा Q लिखा है। इसका मतलब साफ है कि परिमाण में ये समान होंगे। और इनके बीच की अल्पतम जो दूरी होती है मेरे बच्चे, इसको लिखा जाता है 2L मीटर से। अगर आप चाह रहे हैं कि सर मैं इसको L लिख दूं, X लिख दूं, R लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको हम ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति का जब डेरिवेशन करना हो तो एक अलग से कॉन्स्टेंटम डाटा हमारे पास ना आ जाए, क्योंकि हमको ये दूरी आधी तोड़नी पड़ती है। तो वहां L/2 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां जो फॉर्मूला आएगा वो गलत हो जाएगा। बस आप वैल्यू पुटिंग तरीका सही रखेंगे तो गलत नहीं रहेगा फॉर्मूला। आई बात समझ में? इसके बीच की दूरी को 2L से लिखा जाता है और ये पूरा सिस्टम मिलकर के वैद्युत द्विध्रुव बनता है। ये पूरा सिस्टम मिलकर के क्या बनता है मेरे बच्चे? वैद्युत द्विध्रुव बनता है। और वैद्युत द्विध्रुव की ये डबल लाइनें अक्ष कहलाती हैं। और अब यहीं पे देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में से मेरे बच्चे किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण अर्थात Q तथा दोनों के बीच की अल्पतम दूरी अर्थात 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है मेरे बच्चे। वैद्युत द्विध्रुव में जो मैं बार सिंबल बनाता हूँ, ये सिंबल एक्चुअली P के डायरेक्शन को शो करता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, सदिश राशि है, मात्रक किसका? कूलॉम डैश मीटर होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगला टॉपिक जो है इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कैलकुलेट करिए। चलिए देखते हैं। तो मान लिया, अच्छा स्टेटमेंट कैसे क्या लिखना है, जैसे मैं जो सेंटेंस बोलता हूं उस सेंटेंस को आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि यहाँ ये बातें करनी है और उसको आप अपने वे में किसी भी तरीके से लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन मैटर सही होना चाहिए। ठीक है, तो माना हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर कैपिटल E है, प्रत्येक बिंदु पर।
आई बात समझ में? और इसमें मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है जो कि वैद्युत द्विध्रुव के साथ इसकी अक्ष थीटा डिग्री का कोण बना रही है। थीटा डिग्री का कोण एक नियत मान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब हम नियत मान पर डेरिवेशन कर देते हैं तो वो केवल उसी नियत मान के लिए फॉर्मूला बनता है, हर एक परिस्थिति के लिए फॉर्मूला नहीं बनता है। इस वजह से हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि कुछ एंगल है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में, वो कोण मान लिया गया है यहाँ पे थीटा। मेरे बच्चे वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे देते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी अक्ष वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र के साथ या वैद्युत बल रेखा के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। माना वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, आई बात समझ में? तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी हम जानते हैं कि ये 12 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपको स्टेटमेंट में इतना ही लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी इस प्रकार स्थित है कि उसकी अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है। माना वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू तथा इनके बीच की दूरी अल्पतम 12 है। अब हम ये बात जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण कभी भी रखा गया तो हर परिस्थिति में उन आवेशित कणों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। मेरे बच्चे धनावेश पर भी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा F बराबर Q इंटू E, लेकिन धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है वो सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो मेरे बच्चे इस पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लग जाएगा F वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर आप F और उन रेखाओं को समझ पा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। ऋणावेशित पर वतने परिमाण का चार्ज लगेगा, सॉरी बल लगेगा, जितना बल यहाँ लगा था वतने बल यहाँ लगेगा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, जो आवेश वहां था वही आवेश यहाँ है। आई बात समझ में? तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होने की वजह से दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण एक समान है, जबकि इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। बल का डायरेक्शन अपोजिट होने के पीछे का कारण इनके चार्ज का नेचर है। ऋणावेश पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लग गया। मेरे बच्चे जब भी किसी भी निकाय पर दो ऐसे बल कार्य करें जिन बलों के मान समान, जैसे आप देखिए F बराबर QE यहां लगा है, F बराबर QE यहां भी लगेगा, और अगर बलों के मान समान है, उन बलों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्रिया रेखाएं अलग अलग है। आप इनके कार्य करने की रेखा देख लीजिए, उस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा देख लीजिए, दोनों अलग अलग वे पर काम कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हर निकाय पर एक युग्म काम करता है फोर्स का, जिसे हम लोग कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? और बल युग्म के आघूर्ण का काम होता है क्षेत्र की दिशा के समांतर करना वस्तुओं को। आई बात समझ में? जैसे इस वैद्युत द्विध्रुव पर अगर एक फोर्स इधर को लगे, दूसरा फोर्स इधर को लगे, तो आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, ये घूम करके इस क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है। अतः इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है एक बल, दो बल लगते हैं ना बच्चों, दोनों में से कोई एक बल और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, इनकी क्रिया रेखाओं को समझो। एक क्रिया रेखा ये है, दूसरी क्रिया रेखा ये, दोनों के बीच की अभिलंबवत दूरी। मेरे बच्चे अभिलंबवत दूरी यही तो है। yes, अगर आप यहां पर अभिलंबवत दूरी निकालने जाएंगे तो नानी याद आ जाएंगी, तो वहां जाना नहीं है। आप जहां सिस्टम बना रखे उसी सिस्टम पर निकालिएगा। आप अपना सिस्टम यहां देखिएगा कि मेरा वैद्युत द्विध्रुव वहां है, समथिंग डिस्टेंस वहां है, तो यहां निकालना आसान होगा। आई बात समझ में? अब यहां ध्यान से समझिएगा, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की अभिलंबवत दूरी ये है। तो देखिए बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। चलिए मेरे बच्चे, दोनों बलों का मान तो यही है, और बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। एक बल की जगह पे रखा Q इंटू E, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच के विलंब दूरी आइए निकाल लेंगे। वहां आपको एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये एंगल आपका थीटा है, ये लेंथ आप जान रहे हैं 2L है, ये लेंथ आपको निकालना है। मान लिया x है, साइन का मान पकड़ लीजिए। साइन के अलावा किसी का पैर पकड़ोगे हला भला होने वाला है नहीं, क्योंकि आप इस एंगल के लिए आपका विलंब है वो आपका कर्ण है। आई बात समझे? अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये कॉसेक क्यों नहीं हमारे पास, तो पहले साइन आता बाद में कॉसेक आता है, ठीक है? तो यहां से हो जाएगा मेरे बच्चे साइन थीटा बराबर अभिलंब बटे कर्ण। अभिलंब हो गया x, कर्ण हो गया 2L। x इज इक्वल टू, x ही तो आपके अभिलंब दूरी है दोनों के बीच में, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2L साइन थीटा मेरे बच्चे, यानी अभिलंब दूरी कितनी मिल गई? 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर थोड़ा सा यहां सेट करेंगे, 2L का Q में मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चे, तो 2QL गुणे E बन जाएगा। और अभी मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? P ले सकते हैं। नमस्ते नमस्ते, चलो P ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? PE साइन थीटा। सोर सराबरी शांति से जहां जगह मिले बैठ जाइए आप लोग।
पीई साइन थीटा। अगर आपसे बोर्ड में मेरे बच्चे पूछे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत यहाँ आ जाओ, अरे यार कसम खाए वहीं बैठेंगे, यहाँ जाओ। देखो टाइम वेस्ट नहीं, साथ से बैठिए। तो मेरे बच्चे आपसे बोर्ड में पूछेगा, मैं देखता हूँ कि आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर जी मैं डेरिवेशन कब करूँ। आप बात बात में डेरिवेशन के लिए यार तैयार हो जाते हो, बात बात में डेरिवेशन नहीं तैयार करना यार। आपसे कहीं कह देता कि गॉस का प्रमेय लगा करके इस नियम को सत्यापित करिए, चूली बाढ़ में जाए, जो सत्यापित करेगा पहले गॉस के नियम से सत्य करवा। नहीं करना यार, तुम प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया करो कि प्रश्न किसका व्यंजक प्राप्त करने को कह रहा है। कहीं कहीं लिखता है कि क्वेश्चन में कि इसका व्यंजक प्राप्त करिए, तो उसका मतलब डेरिवेशन होता है। व्यंजक स्थापित करिए मतलब डेरिवेशन है। में संबंध सिद्ध करिए मतलब डेरिवेशन होता है। गॉस के प्रमेय का निगमन कीजिए मतलब डेरिवेशन होता है। जब कहीं कह दिया कि भाई इनके बीच में क्या संबंध है, एक लाइन दो लाइन में काम खत्म करो उसको। आपसे पूछ लिया बाय द वे क्वेश्चन में कि वॉल्यूम के आघूर्ण का व्यंजक लिखे, आप डेरिवेशन करने बैठ गए। फालतू है ना वो। कभी भी व्यंजक लिखने में आप डेरिवेशन नहीं करेंगे। डेरिवेशन करना होता है केवल सत्यापित करने में, सिद्ध करने में, व्यंजक प्राप्त करने में, ऐसे सेंटेंसों में। आई बात समझ में? ठीक। तो ये आ जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। आपको बोर्ड में यही तक करना है, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि इसके बाद मैंने 2 स्टेप और पढ़ा रखे, विशेष स्थितियां, जिसमें मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए कि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। थीटा का मान कितना हो जाए मेरे बच्चे? तो ऐसे परिस्थिति में टाउ का मान मैक्सिमम हो जाता है और ये हो जाता है पी इंटू ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मेरे बच्चे मान 1 होता है, तो ये हो जाता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई। ठीक, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। और अगर बाय द वे हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रख दिया जाए कि उस क्षेत्र के साथ उसकी अक्ष 0 डिग्री का एंगल बनाने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण जो होता है ये शून्य हो जाता है। आई बात समझ में? किसी भी फॉर्मूले में अगर साइन कॉस इत्यादि समथिंग कुछ भी आ जाता है फॉर्मूले में, याद रखना है उस राशि का अधिकतम या न्यूनतम मान आपका उस कोण पर डिपेंड होने लगता है। जैसे यहाँ साइन के जो कोणांक है उस कोण के द्वारा निर्भर किया जाएगा, डिपेंड होगा कि यहाँ पे टाउ का मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आई बात समझ में? ठीक। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का हल रहा। नहीं तांडव ना मचेना, बिल्कुल नहीं। मेरा टाइम वेस्ट होगा तो मैं मारूंगा, फटक के जान लेना। चलो देखो, बतियाया हो तुमने। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, इस साल भी पूछा जा सकता है, रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छी स्थिति मुझे लगता है एक ऐसा डेरिवेशन है जो लगभग बच्चों को दूसरी से तीसरी बार में रट उठता है। चलिए देखिए, तो मेरे बच्चे हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए कर लेंगे। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिन पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है तथा इनके बीच की कुल दूरी 2l है। कितनी मेरे बच्चों? 2l है। आई बात समझ में? जिसको मैं आधे आधे हिस्सों में बांट के अगर इसके मिड पॉइंट से लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी? l और l हो जाएगी, वो उसका मिड पॉइंट है। आई बात समझ में? वैद्युत द्विध्रुव है मेरे बच्चे और ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर मेरे बच्चे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के सीध में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के सीध में है, इसी वजह से इसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति। क्या कहा जाता है? अक्षीय स्थिति कहा जाता है। चलिए ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। तो सबसे पहला काम, आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपके पास वैद्युत द्विध्रुव में केवल 2 चार्ज है, दोनों चार्ज अलग अलग बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं आप उसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद दोनों वैद्युत क्षेत्रों का डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला धाय से बन जाएगा। चलिए देखिएगा। तो मेरे बच्चे, आवेश +q के कारण या आवेश -q के कारण, दोनों के कारण अलग अलग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, फ्रेम में देखते रहना, अगर मैं फ्रेम से बाहर जाऊंगा तो बता देना। चलिए, तो सबसे पहले हम आवेश +q के कारण, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी कारण पहले निकालना, किसी के भी कारण निकाल दो। चलो ध्यान दीजिएगा, आवेश +q के कारण
आपको जितना मैंने स्टेटमेंट बोला है उतने स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है, बीच की जो दूरी है वो 2L है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अब सबसे पहले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले किसके कारण निकालना है? पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाले। तो मान लिया पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 है। E1 इज इक्वल टू एक सिंगल चार्ज है कि नहीं मेरे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू यहाँ जो भी माध्यम होगा उसके चारों ओर का, हम एक पर्टिकुलरली माध्यम तो जान नहीं रहे कि उसके चारों ओर का माध्यम क्या है, तो हम मान लेते हैं कि उसके चारों ओर का जो भी माध्यम है मेरे बच्चे वो उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू एक अकेले आवेश वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसी का व्यंजक लगाना इधर पे। तो मेरे बच्चे इस चार्ज के कारण निकाले ना, तो Q। अब आई बात दूरी की, तो यहाँ मेरे बच्चे देखो ये चार्ज किस बिंदु पर है? B पर। कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे? तो B से P का डिस्टेंस लेंगे हम लोग। तो यहाँ से मेरे बच्चे VP बराबर, पूरा समझिएगा, आपको मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस पता है R है, आपको O से B पता है। अगर मैं इस R में से L घटा दूं तो क्या डिस्टेंस BP नहीं आ जाएगा? इसका मतलब BP बराबर R माइनस L। तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्मूले से चल रहा है मेरे बच्चे? किसी एक आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक से चल रहा है। चलिए ध्यान देंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन आप जानते हैं हमेशा चार्ज से दूर की ओर। तो देखो E1 का डायरेक्शन दूर की ओर, चार्ज यहाँ है जी, तो उससे दूर की ओर, तो उसका तीर इंडिकेट हो रहा है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, आप यहाँ जो डायरेक्शन लिखते हैं, अगर डायरेक्शन को लिख रहे हो कि BP की दिशा में, BP की दिशा में, तो भी बात ठीक है। अगर आप लिख रहे हो आवेश से दूर की ओर तो भी बात ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है मेरे बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई कि नहीं मिल गई? अब ये हमें किसके कारण निकालना है? नेगेटिव चार्ज के कारण। चलिए, तो अब हम निकाल लेंगे माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे बच्चे, क्या वो अकेला चार्ज नहीं है? तो यहाँ भी तो अकेले चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कांस्टेंट हो गया इनटू Q। चार्ज कितना है मेरे बच्चे? Q है। कभी भी जब आवेश का संबंध सदिश राशि से होगा, कहीं भी मेरे बच्चे आप लोग आवेश का सिंबल नहीं रखेंगे। आएगा समझ में? ठीक मेरे बच्चे, आवेश माइनस Q किस बिंदु पर है? कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे? तो हमको A से P का डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको दिखाई दे रहा है कि मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस R है और मिड पॉइंट से A का डिस्टेंस L है। अगर हम R में L को ऐड कर दें तो क्या मेरे बच्चे मैं A से P का डिस्टेंस नहीं पा जाऊंगा? तो A से P का डिस्टेंस बन जाता है R प्लस, कोई दिक्कत? ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। कौन सा चार्ज है? ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन माइनस की अपने चार्ज की, तो ये E2 का डायरेक्शन आ गया आवेश की ओर। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। दो आवेश थे, दो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर मिल गया, दोनों के डायरेक्शन साफ साफ देखो विपरीत है कि नहीं है? अतः नेट मान कितना आ जाएगा? अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, पहले देखो ध्यान से समझ लो, हमेशा जब अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। सर जी कैसे जज कर लो कि मैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? कोई डाटा थोड़ी है, वो मान थोड़ी है। तो क्या करना है? डिस्टेंस देख लो ना, चार्ज तो दोनों का बराबर है। डिस्टेंस देखो, कौन डिस्टेंस ज्यादा है? R माइनस L ज्यादा होगा कि R प्लस L ज्यादा होगा? R प्लस L ज्यादा होगा हर हालत में। और जोने का दूरी ज्यादा होकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, क्योंकि एक अकेले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो रिलेशन होता है वो Q/R² होता है। आई बात समझ में? इसका मतलब जहां R ज्यादा हो जाएगा वहां E ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। किसका R ज्यादा है? डिस्टेंस किसका ज्यादा है? R प्लस L का ना। R प्लस L E1 में दिख रहा है कि E2 में दिख रहा है? E2 में दिख रहा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन कम रहेगा? E2 का। आई बात समझ में? तो E1 में से E2 धार से क्या करेंगे मेरे बच्चे? घटा देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू यहां से देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q बटे R माइनस L का माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q बटे R प्लस L का। कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसके बाद अब मेरे बच्चों सॉल्व कर देंगे, केवल उसको फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। कुछ कॉमन दिख रहा है, धार से कॉमन निकाल लेंगे मेरे बच्चे। देखो E इज इक्वल टू, ऊपर से Q नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन करेंगे मेरे बच्चे। यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बच जाएगा। अब उसको आप जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वैसे करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप वैसे सीख लेंगे तो आसान पड़ जाएगा थोड़ा। जैसे आपको आसान लगेगा आप कर सकते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू मेरे बच्चे R प्लस L का होल स्क्वायर करने, R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, टोटल के बटे
आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। E इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इंटू यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस है मेरे बच्चे, स्क्वायर खोलते समय विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, समझ में आया मेरे बच्चे। और ये हो जाएगा बाबू यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का टोटल का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। सर जी ये कैसे हो गया बाबू लोग, एक बात बताइए, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में गुणा कर रहे हैं तो क्या इसे एक्स इंटू वाई का आपस में होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? वही चीज वहां लगाया गया है। आई बात समझ में, ठीक। चलिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू, हे बुआ देखते रहना, इसका कैमरा बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। और यहाँ 2RL कितना हो जाएगा 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। इसके बाद अब देखो बाबू, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। इस वजह से अगर हम आर स्क्वायर के रेफरेंस में एल स्क्वायर को देखने लगेंगे मेरे बच्चे, तो देखो आर की तुलना में, चलो आर की तुलना में यल का कुछ ना कुछ अस्तित्व है, लेकिन अगर हम आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को देखने लगेंगे मेरे बच्चे, तो इसके सामने यल स्क्वायर का मान लगभग 0 हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, कहूं अकेला मान 0 या नेगलेक्ट नहीं हो सकता है। अकेला मान कभी जन्म में कहीं नेगलेक्ट या 0 नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़ करके, और वो भी खाली जब परमाणु के द्रव्यमान में हम तुलना करने लगते हैं तब। आई बात समझ में। अकेले हर जगह किसी ना किसी का अस्तित्व है, जब वो किसी के सामने जाएगा, किसी से जुड़ने लगेगा, किसी से घटने लगेगा, तब हम वहां नेगलेक्ट मानते हैं। इसका मतलब यहाँ यल नेगलेक्ट नहीं होगा। जब आर स्क्वायर के सामने हम एल स्क्वायर को देखने लगेंगे तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू बन जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, थोड़ा सा Q को हटाए थे तो, और यहाँ 1 कर लेते हैं, इस Q को यहाँ शिफ्ट करेंगे, गुणे 4 लिखा था ना, 2 गुणे 2 QL गुणे R, ऊपर जितना होना चाहिए था सब है कि नहीं है। नीचे मेरे बच्चे एल स्क्वायर को नेगलेक्ट मानेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, यानी आर स्क्वायर की पावर 4, एक आर से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इनटू यहाँ मेरे बच्चे 2p बटे न्यूटन प्रति। अगर निर्वात या वायु वाला कंटेंट नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला माध्यम के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए पहले चैप्टर से फिलहाल इतनी की आवश्यकता है, न्यूमेरिकल पर आप लोग फोकस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक दीजिए। देखो मेरे बच्चे वैद्युत फ्लक्स को ध्यान से समझिएगा। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई, क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिखते हैं फाई ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे बच्चे? फाई ई से लिखते हैं। और किसी बाई द वे मान लेते हैं कि हमारे सामने ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है मेरे बच्चे? एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है वेक्टर ए, और इसमें हमने एक तल रख दिया। इसमें हमने क्या किया? एक तल रख दिया ऐसे, और इस तल का क्षेत्रफल वेक्टर ये है। इसका तल का क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए है, और इस तल का क्षेत्रफल वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर ए, जो कि तल के लंबवत हमेशा अभिलंबवत होता है। आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए यहाँ पे बाई द वे वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा है, मान लेते हैं इससे। ठीक। तो इस तल से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो इस तल के क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डॉट गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर हम जानते हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा ई और ए के बीच का कोण नहीं है, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। वेक्टर ना लगाए तो अनर्थ हो जाएगा पूरी तरीके से। आई बात समझ में? ठीक। तो यहां बहुत ध्यान रखिएगा, थीटा वाला मामला बहुत परेशान करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको।
अगर क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि एक तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो थीटा का मान 2.5 से 90 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बहुत विशेष याद रखिएगा, क्योंकि तल द्वारा बनाया गया कोण नहीं लिया जाता है, तल पर खींची गई अभिलंबोत रेखा अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर का कोण लिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा मेरे बच्चे, जो कि होता है न्यूटन प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, संख्या है तो कैसे इसका मात्रक होता है? आप यहाँ से निकाल लो कैसे मात्रक होता है, आप निकाल लो। वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो फ्लक्स कहला रही हैं, तो है तो रेखाएं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो यहाँ देख लीजिए। जो मात्रक बनते हैं वो तो उनके राशियों से साथ संबंध से बनता है, तो यहाँ से इसका मात्रक बनता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका मात्रक है। मात्रक विशेष ध्यान रख लेंगे, बीमा भी एक आध बार पढ़ लेंगे। अब बीमा निकालना होता है बहुत आसान है, आप न्यूटन की बीमा देख लो, m/t के पावर -2, ठीक, एंड डैश मीटर स्क्वायर लिखा है ना, तो मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर। आवेश का आप जानते हो 80 होता है, क्या होता है मेरे बच्चे 80 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो l क्यूब हो जाएगा, एंड t के पावर -3 a के पावर -1, ये इसकी बीमा बन जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन और विकल्प के लिए आप लोग याद रखिएगा कि पूछ लेता है विकल्प में कभी कभी कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो याद रखिएगा डाटा 1.6 × 10 के घाते प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु से 6.25 × 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण करेंगे तो उस वस्तु पर जो आवेश आएगा वो एक कूलम का होगा। आई बात समझ में? ठीक, तो ये वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया मेरे बच्चे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली विलंबोत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स है। कोई दिक्कत नहीं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में एक तल जिसका क्षेत्रफल वेक्टर A है, जिसका क्षेत्रफल A है तथा क्षेत्रफल वेक्टर E है तथा उसका क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण थीटा है, तब उस तल से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A या फाई बराबर EA cos थीटा। आएगा समझ में? ठीक है। मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी बीमा होती है ml क्यूब t के पावर -3 a के पावर -1। ठीक है, कोण के लिए यहां सावधान रहेंगे। ठीक है, यस सर। देखिए अगला देखेंगे, गॉस के प्रमेय का उल्लेख करिए। गॉस का प्रमेय आप जानते हैं कि गॉस का प्रमेय भी वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए होता है। गॉस का प्रमेय किसके लिए होता है? वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए होता है। बाद में घर पर डिस्कशन कर लेना यार तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये गॉस का प्रमेय के लिए है, गॉस का प्रमेय जो है ये वैद्युत फ्लक्स के लिए है, लेकिन ये केवल बंद पृष्ठ पर काम करता है। किस पर काम करता है? बंद पृष्ठ पर। जबकि हाँ, गॉसियन पृष्ठ पर, काल्पनिक हाँ, देखिए गॉसियन पृष्ठ जो होता है हर बंद संरचना वाले आकार को हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखिए, अब बंद पृष्ठ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बंद पृष्ठ में कोई भी आकृति हो सकती है, कोई भी आकार हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर कोई पृष्ठ बंद हो जाए, जैसे एक कमरा हो जाए या एक बॉटल हो जाए हमारे सामने, जैसे ये एक डिब्बे है छोटा सा, ये हो जाए, इसके अंदर कोई चार्ज रख दो, समझ में आ रहा है? yes, अंदर से खाली है ना इसकी जगह, चार्ज रख दो इसके। जब चार्ज रखोगे तो उसकी वैद्युत बल रेखाएं जो भी होंगी, धनावेश या ऋणावेश के कारण जो भी इसकी वैद्युत बल रेखा निकलेंगी वो तो तल से बाहर या बाहर से अंदर तो आएंगी। एंड ऐसे परिस्थिति में इस तलों से भी तो वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इसके लिए गॉस ने एक प्रमेय दिया है। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है ये उसी तल ने, उस बंद पृष्ठ ने जितना आवेश कवर कर रखा है उसका मेरे बच्चे एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का बटे एप्सिलॉन नॉट गुना। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ भी बोर्ड में खूब पूछा जाता है। मान लिया मेरे बच्चे कि यहाँ पर ये एक बंद पृष्ठ है। अच्छा, इसका मैं चुटकियों वाला डेरिवेशन बता देता हूँ, वैसे करना। देखो नंबर मिल जाएगा ना? हाँ, नंबर मिलेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं जो नंबर काट दे। देखो आप क्या करना मेरे बच्चे, एक गॉसियन पृष्ठ ले लेना, पूरा गोल, पूरा गोल, कई कहानी खत्म, तुरंत एक लाइन में डेरिवेशन हो जाएगा। जो गॉसियन पृष्ठ आड़ा टेढ़ा लेते हो ना, उसको गोल ले लो। उसको क्या करो? चलो ध्यान से देखो, मान लिया हमारे पास ये गॉसियन पृष्ठ है जो कि गोलाकार है। कैसा है मेरे बच्चे? गोलाकार।
गोलाकार ये गॉसियन पृष्ठ है और ये इसका केंद्र है O, ठीक है। और मान लिया इस केंद्र पर एक आवेश रखा है प्लस Q, मान लिया इसके केंद्र पर आवेश रखा है प्लस Q और इस केंद्र से R मीटर की दूरी पर जो कि इसकी त्रिज्या है पृष्ठ पर एक बिंदु है P। आई बात समझ में? माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव है डेल्टा A। कितना है? सबसे पहले इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। सबसे पहले प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जो मैं बता रहा हूं इसको देखो, इससे भी शॉर्ट अभी एक बता देता हूं। प्लस Q बराबर प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अकेला आवेश है ना जी, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चारों ओर का माध्यम जो भी होगा उसका परावैद्युतांक मान लिया K है, तो Q बटे R स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये मिल गया आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो कि बाहर की होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल वेक्टर ही हो जाएगा, तल पे अभिलंब कहां और चला जाएगा, उसी पे जाएगा। अब निकाल दो उस छोटे से पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अतः अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश से होकर के गुजरने वाला मेरे बच्चे वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ई ए ई डी ए cos 0 डिग्री। देखो वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच का कोण कितना है वहां पे 0 डिग्री है, cos 0 हो जाएगा। अभी मैं ये cos और सारा मामला चिकन कर दूंगा, रुक जाओ एक मिनट, इसको खाली समझो। तो यहां आ जाएगा फाई ई बराबर ई का मान कितना है मेरे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे इंटू डी ए। ये E की जगह पे जो डाटा निकाले थे भैया वहां का वैद्युत क्षेत्र। अच्छा बताओ तुम अगर वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं जानोगे तो तुम वैद्युत फ्लक्स निकालोगे कैसे? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए तुमको उस बिंदु का वैद्युत क्या नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और वहां का क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए। तो क्षेत्रफल वेक्टर डी है और वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालना पड़ेगा ना, तब जाकर के तुमको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे R स्क्वायर इनटू डी ए cos थीटा। यहां थोड़ा सा सेटअप करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू Q को थोड़ा सा इधर लात मारेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू यहां हो जाएगा मेरे बच्चे डी ए cos थीटा बटे R स्क्वायर। ये आ गया बबुआ इस अल्पांश से छोटके वाले पृष्ठवा से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ गोली है कि नहीं है? कुछ घनकोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मान लिया घनकोण बना दिया डेल्टा ओमेगा, क्या बना दिया डेल्टा ओमेगा। अच्छा यहाँ 0 cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फाइनली गुणे 1 कर दो यहाँ पे, cos 0 डिग्री बनाना जी, तो डी ए बटे R स्क्वायर और डी ए क्या है वो अल्पांश का क्षेत्रफल और बटे त्रिज्या का वर्ग क्या बनता है डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा घनकोण। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स मेरे बच्चे संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप इस छोटे से पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का क्लोज्ड समाकलन कर दीजिए, जहां कैपिटल ए इस पूरे तल का क्षेत्रफल है मेरे बच्चे। और ये अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू डेल्टा ओमेगा। फाई ई बराबर कांस्टेंट लोग बाहर यहाँ रखा, चार्ज आप चेंज नहीं करेंगे तो बाकी लोग कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट के क्लोज इंटीग्रेट 1 इनटू पूरा पृष्ठ कैसा है गोल है और गोल पृष्ठ अपने केंद्र पर पूरा घनकोण कितना बनाता है 4 पाई का। इसका मान कितना हो गया 4 पाई हो गया। तो फाई ई बराबर बाहर जा रहा है 4 फाई ई बराबर यहाँ आ जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 4 पाई 4 पाई से 4 पाई फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। और निर्वात या वायु के लिए मेरे बच्चे अगर एक चारों ओरिया का माध्यम निर्वात या वायु तो के का मान 1 आ गया गॉस का प्रमेय। ये तो चलो ठीक ठाक हुए। मैंने जो डेरिवेट कराया होगा आप लोग के बुक में, ये फिगर आड़ा टेढ़ा लिया गया होगा, तो उस आड़े टेढ़े फिगर पर यहाँ cos थीटा चलता था, अब की बार यहाँ थीटा 0 हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि जब हम फिगर गोल लेंगे तो किसी भी अल्पांश पर जब आप क्षेत्रफल वेक्टर खींचोगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन देखोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में मिल जाएंगे। आई बात समझ में? जब तुम गोला लेकर के डेरिवेशन करना मेरे बच्चे तो याद रखना सममित के कारण हे तो उठ अकेले यहाँ बैठ यार, हे उठ अकेले, हाँ उठ वहाँ से यहाँ बैठ, नहीं तुम्हारा बैठ यहाँ बैठ, छोड़ दिया तो
बीच में बैठा था। जल्दी कर देखो चल 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 सुनो यहाँ शांति से सुनो। तो ये हो गया, सुनो, तो ये पूरे गोले के कारण। अब एक बात मुझे शांति से बताना, क्या गोले के केंद्र पर रखा आवेश गोले के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान देगा कि अलग अलग देगा? तो क्या मैं वैद्युत फ्लक्स सीधा सीधा यक के लागे ना पूरे निकाल ली? मैं अल्पांश की वजह से क्यों निकालूं? अल्पांश की वजह से निकाला इसी वजह से जाता है क्योंकि जब हमको हर बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होता है। तो जब गोले की वजह से करने लगना तो बिंदु पी गए चूली भाड़ में, सीधा सीधा आपको क्या करना है मेरे बच्चे? अतः देखो, गोले के संपूर्ण पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरा टोटल क्या कर लेंगे? क्षेत्रफल ले लेंगे, टोटल क्षेत्रफल लेंगे। और टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? और यहाँ cos 0 हर परिस्थिति में होगा, हर बिंदु पर, पूरा गोल होने की वजह से प्रत्येक बिंदु पर तुमको एंगल का मान कितना दिखाई देगा? 0। आई बात समझ में? तो यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चे फाई ई बराबर, ई का मान तुमने कितना निकाल रखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर गुणे कैपिटल ए हो जाएगा। अब देखो फाई ई बराबर 1/, थोड़ा सेट कर लो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, पूरी गोली का क्षेत्रफल कितना? चिकन खत्म। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, बस इतना। हाँ, दुनिया को कोई माई का लाल नहीं पैदा जांचने वाला जो को गलत काट दी। ठीक, सीधा धाय से इतना करना है। ठीक, तो ये याद तब नहीं हुई। अरे अभी चलते चलते वो तो डिस्कशन करते हैं। अगला देखिए। अच्छा, उसी में एक क्वेश्चन और है, चौथे में अभी एक क्वेश्चन और है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लिया, शांत रहेंगे, मान लिया हमारे पास एक अनंत लंबाई का ये तार है। ये शांत रहो जी। मान लिया अनंत लंबाई का ये तार, और ये तार एक समान रूप से आवेशित है। कैसा मेरे बच्चे? मान लिया सभी पर हमने आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित कर दिया है, और अब पता है कि जब इस पर आवेश चला गया है तो ये पूरे चारों ओर वैद्युत क्षेत्र देगा ही देगा। मान लिया तार से हमको r मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है, गॉस के प्रमेय को लगा करके मुझे वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देनी है। मैं जान रहा हूं कि गॉस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ पर काम करता है, बिंदु P के चारों ओर कोई बंद पृष्ठ है ही नहीं। इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ हमेशा ऐसा खींचना होता है, ये लॉ है मेरे बच्चे। गॉस के प्रमेय में साफ साफ लिखा है कि गॉसियन पृष्ठ खींचने के नियम आप बुक में उठा करके देख लीजिएगा, वहां साफ साफ लिखा है गॉसियन पृष्ठ आप जब भी खींचेंगे याद रखिएगा, जहां आपका आवेश स्रोत हो वहां से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सममित होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो लाला, इसके लिए हम r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देखिए, और ये पृष्ठ बिंदु P से होकर के ही गुजरनी चाहिए। चलिए, ये खींच दिया, ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। सबसे पहले आप देख लो कि इस पृष्ठ में कितने प्रकार से तल पाए जा रहे हैं। पहला तल, दूसरा तल और ये तीसरा तल, 3 प्रकार के तल पाए जाते हैं। तीनों प्रकारों से होकर के गुजरने वाला सबसे पहले आप वैद्युत फ्लक्स निकाल दीजिए, तीनों अलग अलग तलों से। मैं 3 तल गिनने को क्यों कह रहा हूं? जितने अलग अलग प्रकार के तल होंगे सारे तलों को गिनेंगे। उसका कारण ये है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ वो तल क्षेत्रफल वेक्टर अलग अलग कोण देगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ बिंदु P है तो यहाँ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए मैंने इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश मान लिया है जिसका क्षेत्रफल है डेल्टा ए। कितना मेरे बच्चे? और इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? पॉजिटिव चार्ज दिया कि नहीं दिया है? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो आवेश से दूर की ओर। क्या इस जो सामने ये गोलीय आवरण होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्रफल वेक्टर लूंगा तो कंटेंट यही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इस अल्पांश से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मेरे बच्चे फाई 1 बराबर डेल्टा फाई 1 बराबर वहां हो जाएगा ई डी ए, अल्पांश डी है ना, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, 0 होगा। वेक्टर ई और वेक्टर ए देखो समांतर है, 0 डिग्री हो जाएगा मेरे बच्चे।
तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई 1 बराबर ई इंटू डी। ये हो गया इस अल्पांश से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पूरे वक्र पृष्ठ से निकाल लो, पूरे वक्र पृष्ठ से निकाल लो। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मेरे बच्चे हो जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू ई कांस्टेंट रहेगा। ई रहेगा कांस्टेंट। क्यों ई क्यों कांस्टेंट है मेरे बच्चे? इस तार से क्या इस गोलीय पृष्ठ, ये सामने वाले आवरण की मैं बात कर रहा हूं, आई बात समझ में? बेलन के इस प्रत्येक गोलीय आवरण पर क्या डिस्टेंस आर ही रहेगा? और आपके पूरे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है क्या? किसी परिस्थिति में पूरे गोलीय क्या नाम है, संपूर्ण क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ पर, प्रत्येक वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी कि नहीं होगी? होगी। और अल्पांश के कारण निकले हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब तुम समाकलन करोगे तब जाकर के पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण तुम निकाल पाओगे। आई बात समझ में? तो समाकलन करने में जो चीज कांस्टेंट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। क्या इसके प्रत्येक बिंदु पर, मैं सिर्फ वक्र की बात कर रहा हूं, वक्र के प्रत्येक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है कि नहीं है? बाहर आएगा मेरे बच्चे और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेट। नहीं अभी नहीं, क्लोज नहीं, वैसे वो नीचे वक्र पृष्ठ लिख रहा है। ये हो जाएगा। और यहाँ उस वक्र पृष्ठ का जितना भी क्षेत्रफल है तो यहाँ लिख देते हैं वक्र पृष्ठ, और यहाँ बचा 1 इंटू डी। मेरे बच्चे अगर मैं इस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई L मान लूं तो आपको पता है कि यहाँ 1 इंटू डी लिखा है, मतलब इस अल्पांश का समाकलन कर रहे हैं और मैं लिमिट लगा करके कर रहा हूँ कि वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालूंगा। तो ऐसे परिस्थिति में मेरे बच्चे क्या इसका टोटल क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2 पाई आर एच होता है, हालांकि लेंथ एल मान रखे हैं। इसकी जगह पे समाकलन करेंगे तो पूरा एरिया इतना बच जाएगा, कोई दिक्कत? आगे देखिए, उसके बाद आप इस सतह के कहीं भी किसी भी बिंदु पर इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर खींचोगे तो तल के विलंब हो जाता है डी 90 डिग्री। क्या वहां से होकर के कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? नहीं। क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का डायरेक्शन 90 हो गया है, इस वजह से फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 90, पूरा डायरेक्ट डाटा क्या? तो जब एक बिंदु पे 0 भइल तो हर पे 0 हुई। क्या निचले कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवश्य दूर की ओर, क्षेत्रफल वेक्टर तल के विलंब बाहर की ओर, क्या डिग्री का एंगल? क्या नीचे से कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मेरे बच्चे फाई बराबर एक तो ये निकला है ई इंटू 2 पाई आर एल, एक तो ये निकला है और हाँ इससे निकला है 0, दूसरा के तल से निकला है 0। तो फाई ई इज इक्वल टू हो गया है पूरा 2 पाई आर एल गुणे कैपिटल ई। मेरे बच्चे ये जो तुमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है क्या पूरे बंद पृष्ठ की वजह से नहीं है? गॉस का प्रमेय भी तो यही कहता है, गॉस का प्रमेय भी यही कहता है ना। गॉस का प्रमेय कहता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे पूरे पृष्ठ ने जितना आवेश घेर रखा है वैद्युत फ्लक्स उसी का 1/ε0 गुना हो जाएगा। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से मेरे बच्चे हम जानते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। तार आपको पता है आवेश का रैखिक घनत्व होता है। अगर पूरे तार पे दिया गया आवेश आपका Q है ना, तुम्हारा बंद पृष्ठ केवल यही तक तो है, तो तार का आवेश उतने तो घेरेगा, तो लेंथ आपको उतने लेना है। तो मेरे बच्चे इसका रेखीय घनत्व हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q/, यानी यतने के द्वारा घेरा गया यहां से आवेश निकाल लोगे। आई बात समझ में? आता इसको समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसको समीकरण नंबर 2 बनाओ। समीकरण 1 और 2 बराबर करो, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से। मेरे बच्चे समीकरण 1 और 2 को बराबर करोगे तो आप पा जाओगे 2 पाई आर एल गुणे कैपिटल ई बराबर Q/ε0। कोई दिक्कत? यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, टोटल नीचे जाएगा। और अच्छा Q की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? लैम्डा रख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल रखेंगे, यहाँ से निकालोगे तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एल ε0। तो दिक्कत समझ में आ रहा है? यहाँ से मेरे बच्चे एल से एल कैंसिल। अब E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 इंटू आर। थोड़ा सा इसको हम लोग जिस पैटर्न पे रटे होते हैं 1/4 पाई ε0, उसी पैटर्न पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/2 ε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये आ जाएगा मेरे बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबाई के तार की वजह से अगर वो एक समान रूप से आवेशित है तो उसके निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए व्यंजक, जहां लैम्डा आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। आगे बात समझ में?
चला थे नहीं है 44 मिनट में ये 4 क्वेश्चन में शांत 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 भंग ना करो, टाइम भंग ना करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 शांत 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 5 अनंत विस्तार का एक समतल प्लेट हमारे पास, मान लेते हैं मेरे बच्चे ये है हमारे पास अनंत विस्तार का एक समतल प्लेट। खो 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 ना भाई चलो, मान लिया हमारे पास ये एक चादर है जिसका विस्तार अनंत है, आई बात समझ में, और इसको हमने आवेश दिया प्लस क्यू। क्या दिया मेरे बच्चे? प्लस क्यू। और चादर होने का मतलब ये है कि ये बहुत पतला है, एकदम सीट की तरह से है, आई बात समझ में। इसको हमने आवेश दिया प्लस क्यू और पूरे सतह पर ये आवेश एक समान रूप से फैल गया है। पूरे सतह पर मेरे बच्चे ये आवेश एक समान रूप से फैल गया। चलिए अब देखिए, इस सतह से यहाँ r मीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, हमको पता करना है कि ये चादर वहां कितना वैद्युत क्षेत्र देगा। उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से करना है, गॉस का प्रमेय लगा करके करना, तो मेरे बच्चे बिंदु P के चारों ओर एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, एक पूरा कवर क्षेत्र होना चाहिए हमारे साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। क्या करेंगे? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। यहाँ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने का एक तर्क और देख लीजिएगा कि चादर की जितनी दूरी पर ये बिंदु P पड़ रहा है, चादर की ओर दूसरी ओर वतने दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेना होता है P डैश। ऐसा हम इस वजह से करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि चादर पर जो चार्ज है वो इस सतह पर और इस सतह पर दोनों है, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस वजह से चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हम एक ऐसा बेलनाकार यहाँ गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके वृत्ताकार समतल तल इस बिंदु P और P डैश से होकर के गुजरे, आई बात समझ में, ठीक। अब हम एक ऐसा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके वृत्ताकार समतल तल इस बिंदु P और P डैश से होकर के गुजरेगा, आई बात समझ में, ठीक। अब देखो, आप यहाँ इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में कितना तल देख रहे हैं। मान लेते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस टोटल का एरिया कितना है? कैपिटल A है। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, कितना तल है आपके सामने? 3 तल है। बेलन में कितने प्रकार के तल पाया जाता है? 3। 2 ठो आपका वृत्ताकार होता है और एक वक्राकार होता है, बस समझ में। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम दोनों वृत्ताकार तलों से और एक वक्राकार तल से पूरे से मिला करके अलग अलग वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर गॉस का प्रमेय लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? DA है। उसका क्षेत्रफल कितना है? और इसका क्षेत्रफल वेक्टर खींचोगे तो तल के अभिलंबवत बाहर की ओर वेक्टर D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे बच्चे पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E दे रहा है बाय द वे, तो हमेशा वो तल के अभिलंबवत सॉरी तल से दूर की ओर देगा कि नहीं देगा? पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। तो इस छोटे से अल्पांश से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखिए उस अल्पांश से मैं उसको लिख रहा हूँ डेल्टा φ1 बराबर ये हो जाएगा EDA cos 0 होगा कि नहीं होगा? वेक्टर DA वेक्टर A को देख लो यार, पैरेलल है दोनों, 0 डिग्री हो जाएगा। डेल्टा φ1 इज इक्वल टू E इंटू DA। अतः संपूर्ण वृत्त से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण वृत्त से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर E इंटू इंटीग्रेट 1 इंटू DA। कोई दिक्कत? अरे भैया समाकलन करना पड़ेगा ना। तुम उस वृत्त के छोटे से पार्ट की वजह से समाकलन वो वैद्युत फ्लक्स निकाल दियो, तो उसका समाकलन करोगे तो ही तो जाकर के पूरे वृत्त से मिलेगा। तो मैंने कर दिया समाकलन उठा करके, और मुझे पता है कि उसका टोटल एरिया कितना है, तो इसका इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिखेंगे? E इंटू कैपिटल। कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जितना डिस्टेंस इस चादर से इस बिंदु P की है वतने डिस्टेंस तो उधर है P डैश की। जितना ये वृत्त का क्षेत्रफल है वतने क्षेत्रफल तो वहां है। क्या दोनों बिंदु P और P डैश जो भी वृत्ताकार तल को घेर रहे हैं, उन पर अगर एक पर वैद्युत फ्लक्स E इंटू A आया है तो दूसरे के कुछ और आएगा? वही आएगा ना। इसका मतलब ये है दूसरे वृत्त से दूसरे वृत्त से मेरे बच्चे φ2 बराबर E इंटू A ही तो आएगा। उसको निकालने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देना कि ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे संपूर्ण वृत्ताकार तल से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर E इंटू A। कोई दिक्कत? मेरे बच्चे तुम इस वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, इस वक्र पृष्ठ के
किसी भी बिंदु पर अगर तुम एक अल्पांश लेते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से दूर की ओर जाएगी, तल के लंबवत उसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा कि नहीं? हर कंडीशन में 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा? नहीं। देखो, वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ3 बराबर 0 हो जाएगा। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ बराबर मेरे बच्चे EA प्लस φ बराबर 2EA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना बबुआ। गॉस का प्रमेय लगा देना। क्या करना? गॉस के प्रमेय से मेरे बच्चे φ बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अतः अब जरा देखो, अतः समीकरण 2 बना लो, समीकरण 1 दोनों तो पूरे बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दे रहा है, इक्वल कर दो। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से मेरे बच्चे समीकरण 1 और 2 को जब हम आपस में बराबर करेंगे तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू E इंटू ए। मेरे बच्चे अगर इस पूरे अनंत विस्तार के स्थल का क्षेत्रफल कैपिटल A हो, सपोज दैट कैपिटल A हो, और अब ऐसे कंडीशन, अच्छा तुम लोग सोचोगे कि सर जी कैपिटल ए क्यों ले रहे हैं, तो इसका भी तो कैपिटल ए। अरे बच्चे यही इतने तो तुम वैद्युत फ्लक्स में प्राप्त करते हो पूरा मिलाई के, तो जो तुम एरिया लोगे वो तो इतने ही तो लोगे। आई बात समझ में? इतने तो आवेशों तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स चारों तरफ देगा गॉसियन पृष्ठ के मुताबिक। अब देखो यहाँ मेरे बच्चे बाई द वे इस पूरे सरफेस पर दिया गया आवेश Q है, तो सिर्फ इतने एरिया में दिया गया आवेश कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय घनत्व, सिग्मा बराबर Q बटे A। कोई दिक्कत? तो मेरे बच्चे यहाँ से Q बराबर सिग्मा इंटू ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए से ए कैंसिल, मेरे बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी ना, तो E इज इक्वल टू 2 नीचे शिफ्ट कर दो, सिग्मा बटे न्यूटन प्रति आवेश से दूर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। तो दिक्कत है? हाँ नहीं यही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ आवेश एक समान समतल आवेश, यही वो गलत प्लेट है। कैसे? नहीं, जैसे ये जब अनंत विस्तार वाले में तो अनंत में प्लेट या चादर के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनंत विस्तार कह दिया तो डेरिवेशन यही रखना है, ठीक। प्लेट और चादर एक ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट, तो उसका मतलब यहाँ चादर से था एक्चुअल में। चलो देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे बच्चे 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। वैद्युत विभव की परिभाषा, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। आई बात समझ में? ये चीज बहुत विशेष, मात्रकों को थोड़ा सेट करना समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देता है इनमें से निम्नलिखित में से मात्रक नहीं है। तो जब आप ऐसे प्रश्न पर कंफ्यूज होया करिए तो जो जो मात्रक दिया रहे ना उस राशि को लिख करके देख लिया करिए कि हाँ फार्मूला बनत कि नहीं बनता। जो फार्मूला सही बन जाएगा वो मात्रक रहेगा, जिन जिन फार्मूलों पे जिन जिन मात्रकों पे फार्मूला नहीं बना है वो मात्रक सही नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो मात्रक को लेकर के और इसकी बीमा जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और भी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं मेरे बच्चे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहा जाता है? हाँ, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वह जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसी गतिज ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाटा याद रखना कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है, ये डाटा याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करिए। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए 7वां। अच्छा अच्छी स्थिति का देखिए हो ना भी, एकदम लाइन टू लाइन वही है, एकदम लाइन टू लाइन वही है, एक बूंद कुछ अंतर है नहीं। यहां बस मेरे बच्चे तुमको सिंबल के साथ सॉल्व करना है, एक लाइन कुछ नहीं है। आई बात समझ में? सॉल्व कराऊं कि छोड़ो इसको? उसके बाद हाँ यूट्यूब वाले क्या करेंगे? यूट्यूब वाले भी वही कर लेंगे। यूट्यूब वाले तुम्हें लो तो। अगला मेरे बच्चे 8वां देखिए। हाँ शांत रहेंगे शांत रहेंगे शांत रहेंगे शांत।
विभव प्रवणता क्या है मेरे बच्चे? देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर वैद्युत विभव में वैद्युत विभवांतर घटता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में जितना विभव का पतन हो जाता है, जितना विभव घट जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। आई बात समझ में? या एक और परिभाषा आप लोगों को मैंने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आई बात समझ में? सदिश राशि है ये। कैसी राशि है? सदिश राशि है मेरे बच्चे। इसका डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, रिलेशन ये बताना है। चलिए ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। मान लिया एक बिंदु है ए जिस पर एक आवेश रखा है प्लस क्यू, यहां से x मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? एक बिंदु है मेरे बच्चे बी। क्या है? एक बिंदु है बी जिस पर वैद्युत विभव का मान v है। ध्यान देंगे। तथा इस बिंदु B से थोड़े से और डिस्टेंस डेल्टा x पर एक अन्य बिंदु है C मान लेते हैं, जिस पर वैद्युत विभव का मान है डेल्टा V। आई बात समझ में? ठीक है, हमें विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है? संबंध। मेरे बच्चे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदुओं पर जो भी होगी वो यही होगी कि नहीं होगी? होगी ना, यही होगी। चलिए ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। देखो, अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तुम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कैपिटल ई है, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? कैपिटल ई। अच्छा ना, कैपिटल ई है। देखो, माना एक आवेश प्लस क्यू नॉट बिंदु सी पर है। एक आवेश प्लस क्यू नॉट किस बिंदु पर है? सी पर। और उसको बिंदु सी से एक अनंत सूक्ष्म, मान लो बिंदु सी से बी तक लेकर के आ रहे हैं। बिंदु सी से कहां तक लेकर के आ रहे हैं? बी तक लेकर के आ रहे हैं। अगर मेरे बच्चों मैं इस आवेश को क्यू नॉट को बिंदु सी से बिंदु बी तक लेकर के आऊं और लेके आने में किया गया कार्य निकाल दूं, तो क्या इन दो बिंदु के बीच को विभवांतर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है, तो मेरे बच्चे क्या इपे बल नहीं लगी? लगेगा ना। उस पर कितना बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण? एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा अब देखिए, आवेश प्लस क्यू नॉट को सी से बी तक लाने में किया गया कार्य। मेरे बच्चे, किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? बिंदु, यहां देखिए, बिंदु सी का विभव माइनस बिंदु बी का विभव, यहां का विभव v माइनस डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा v का अंतर हुआ है, तो कुल विभव जो बिंदु सी का रहेगा वो v माइनस डेल्टा v। अच्छा, तब लाने में किया गया कार्य, आप जानते हैं कि कार्य बराबर वोल्टेज गुणे चार्ज होता है, तो दोनों के बीच का वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? देखो ध्यान समझो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, VCB मतलब बिंदु B और C के बीच का विभवांतर गुणे आवेश कितना हो गया है? Q नॉट। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, VCB के स्थान पे अगर आप निकालोगे, अच्छा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन मेरे बच्चे विस्थापन वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र उधर है, विस्थापन इधर कर रहे हो, तो कार्य की जगह पे ये बल गुणे विस्थापन, मैंने विस्थापन ऋणात्मक रखा है क्योंकि 180 डिग्री का मामला आ जाएगा। आई बात समझ में? विपरीत डायरेक्शन में विस्थापन होने की वजह से इज इक्वल टू VCB क्या है? बिंदु C और B के बीच का विभवांतर। मेरे बच्चे अगर विभवांतर निकालोगे तो क्या ये V माइनस V डेल्टा। अरे दो बिंदु के बीच के विभवांतर को ही तो आप लोग विभव के अंतर को ही तो विभवांतर कहते हो। तो देखो, बिंदु B का विभव माइनस बिंदु C का विभव, कोई दिक्कत? गुणे Q नॉट, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब यहां देखो, यहां F बराबर Q नॉट इंटू माइनस DX है कि नहीं है? हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर जी आप उल्टा कराओ थे, उल्टा उल्टा कुछ नहीं बा भाई, यहाँ करी तब वो ई का मनवा रखे या F का मनवा रखे, बस यह ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो तो V माइनस V प्लस डेल्टा गुणे Q नॉट से Q नॉट माइनस E इंटू DX इज इक्वल टू क्या बचा? डेल्टा। क्या बचा मेरे बच्चे? यहाँ से DX को उधर भेज दूं तो E बराबर माइनस को भी भेज दूं डेल्टा V। हाई वाला डेल्टा दोनों सेव कर लेते हैं, निकला हाई वाला खेलो, हमारी नहीं निकला तो यस सर काटे का अच्छा से कहा थी कटवन करियो। अरे वो दोनों देखने में सेम सेम लगे ना, ऐसे अंतर लगने लगा। अच्छा यहाँ मैंने बंदी लिखा ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा
dv बटे dx। और ये क्या है मेरे बच्चे, दूरी परिवर्तन के साथ सापेक्ष विभव परिवर्तन में दर है ये, अर्थात क्या है, विभव प्रवणता। इसका मतलब रिलेशन क्या निकल रहा है कि हाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर किसी बिंदु का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन के दर के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आप दोनों बातें कह सकते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बैठा छटका दी बट्टी तो जुगाड़ लगाओ। चलो हेदल बाबू 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 क्वेश्चन नंबर 9। शांत 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 होना शांत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भैया सिद्ध करिए कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। देखिए अब देखिए धारिता का परिभाषा मैं ये बता दे रहा हूँ। देखिएगा जो चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ उसको पेपर में तुरंत लिखते रहिएगा आप लोग। धारिता की परिभाषा पर नजर, बोलो नहीं यार, बोलो नहीं, शांत रहो एकदम, शांत रहो एकदम। धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा और इसके मात्रक पर नजर लगा लीजिएगा एक बार। तो धारिता क्या है मेरे बच्चे, धारिता का मतलब होता है किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अगर मैं इसका और डेफिनेशन बताऊं, ये तो फिलहाल कंटेंट था। तो मेरे बच्चे जब किसी चालक का हम आवेश बढ़ाते हैं, विभव बढ़ाते हैं, तो उसी रिस्पेक्ट में उसका आवेश भी बढ़ता जाता है, या आप आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग कहते हैं उस चालक की धारिता। C = Q बटे V। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम लोग कहते हैं फैरेड। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, फैरेड कहते हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर कोनो चालक है, सांद्रो, अगर कोनो चालक है तो उस चालक को आवेशित करने में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा बनती है U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। हमको ये चीज सिद्ध करना मेरे बच्चे। मान लिया हमारे पास ये चालक है, क्या है, मान लिया हमारे पास ये क्या है, एक तो चालक है और स्टार्टिंग टाइम में इस चालक पर आवेश शून्य है, तो इसका वोल्टेज भी शून्य ही हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए शांति से, डिस्टर्ब करो तो मान लिया इसका आवेश हम शून्य से बढ़ा करके प्लस Q कर दिए। इसका आवेश बढ़ा करके शून्य से कितना कर दिया, प्लस Q कर दिया मेरे बच्चे। तो इसका विभव भी तो शून्य से बढ़ करके कुछ हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट में अभी मैंने आपसे कहा कि किसी चालक का अगर हम आवेश बढ़ाते हैं तो उसी रिस्पेक्ट में उसका वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। तो जब आप इसका चार्ज शून्य से बढ़ा करके Q कर दिए, प्लस Q कर दिए, तो इसका विभव भी शून्य से बढ़ करके कुछ हो जाएगा। मान लिया कितना हो गया, V हो गया। कितना हो गया मेरे बच्चे, V वोल्ट हो गया। तो अब ऐसे परिस्थिति में ध्यान दीजिए, ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले इसका औसत विभव निकाल लीजिए। क्या निकालिए, औसत विभव। ये चुप नहीं रहा तुमने, चलो बोले को जा, तुम्हें बाहर जा, भागे से नरक के देखिए तुमने। औसत विभव, औसत विभव का मतलब होता है प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। तो ये इसका औसत विभव निकालने का, प्रारंभिक विभव 0, अंतिम विभव V बटे 2। औसत विभव को लिख दे रहा हूँ V डैश से बराबर V/2। इसके बाद अब इसको चार्ज करने में किया गया कार्य निकाल दो। तो चार्ज करने में किया गया कार्य W बराबर V डैश इंटू Q, औसतन विभव लिया जाता है मेरे बच्चे, और यही किया गया कार्य इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। तो मेरे बच्चे W बराबर V डैश का मान V बटे 2 गुणे Q। यदि उस चालक की धारिता C हो तो Q बराबर मेरे बच्चे CV होता है। ये डाटा यहाँ रख सकते हैं। तो ये W बराबर हाफ V गुणे Q की जगह पे CV, W बराबर हाफ CV का स्क्वायर, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा बन जाता है मेरे बच्चे। ये हो जाएगा U बराबर हाफ। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, अर्थात उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। U बराबर हाफ CV का स्क्वायर। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा था मेरे बच्चे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत पूछा जाता है मेरे बच्चे। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का
व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। हम जानते हैं कि संधारित्र में दो चालक की प्लेटें होती हैं। कितने प्लेटें होती हैं? दो चालक की प्लेटें होती हैं। एक चालक की प्लेट यहाँ मान लिए हैं x है और दूसरी चालक की प्लेट मान लेते हैं मेरे बच्चे y है। और पहली प्लेट x पर आवेश प्लस q है, दूसरी प्लेट पर आवेश माइनस q है। आपको पता है कि जब हम पहले प्लेट पर आवेश प्लस q देते हैं तो पहले प्लेट पर आवेश का प्रेरण होता है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेट की भीतरी सतह पर आवेश माइनस q आ जाता है और बाहरी सतह पर आवेश प्लस q आ जाता है। लेकिन हम बाहरी सतह का संबंध क्योंकि पृथ्वी से कर देते हैं तो इस वजह से बाहरी सतह का सारा धनावेश अर्थ में चला जाता है और इस पे बचता केवल ऋण आवेश। क्या बचता है मेरे बच्चे? ऋण आवेश बचता है और इस पे बचता खाली धन आवेश। क्या बचता है? धन आवेश। मान लिया मेरे बच्चे कि प्लेटों के बीच में पूरा निर्वात है या वायु है या कोई अन्य माध्यम है, पूरे का पूरा भरा है, पूरे का पूरा प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा है या फिर पूरी तरीके से वो निर्वात या वायु है। आई बात समझ में? माना प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, दोनों प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व मान लिया सिग्मा है मेरे बच्चे। कितना है? सिग्मा है। और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो सिग्मा बराबर Q बटे A हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमको इसका संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता होती क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर तथा दोनों प्लेटों में से किसी एक का आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है उसी के अनुपात को हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। सबसे पहले आप पता कर लीजिए मेरे बच्चे कि यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है। आई बात समझ में? आपको पता है कि चालक का जब एक सिरा धनावेशित दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तो वहां एक वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो सबसे पहले आप पता करिए कि यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो देखिए प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र। अब आप पूछ रहे होंगे सर वैद्युत क्षेत्र क्यों निकाल रहे हैं? तो मेरे बच्चे इसकी धारिता पता करनी है ना। धारिता होता है Q बटे ये C बराबर Q बाई V। चार्ज मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पे प्लस Q है माइनस Q, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दोनों के बीच का विभवांतर कितना है। और विभवांतर निकालने के लिए मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पास जा रहा हूँ, वहीं से मिल जाएगा धारिता से। ठीक है, तो प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र देखिए याद रखिएगा मेरे बच्चे। आपको अभी मैंने पढ़ाया कि किसी भी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सिंगल प्लेट के कारण वो होती है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? ठीक, तो यहाँ देखो अगर वैसे हालांकि प्रत्येक बिंदु पर अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या दूरी मैटर कर रही है? नहीं, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। आई बात समझ में? डिपेंड करता है तो उसके केवल पृष्ठीय घनत्व पर। तो क्या है मेरे बच्चे एक बात बताइए कि दोनों का पृष्ठीय घनत्व सेम है? क्या दोनों किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अलग अलग परिमाण देंगे? कभी नहीं देंगे। आई बात समझ में? देखिए अगर मैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दूं तो ये पॉजिटिव वाला अपने आवेश से दूर की ओर ही करेगा और E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। माइनसों के कारण वही निकालोगे तो अपने आवेशों को ओर कर लेगा। यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर कितना बनेगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे, कोई दिक्कत? E बराबर ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और अगर यहाँ निर्वात या वायु की जगह पे कोई माध्यम कैपिटल K हो तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? K बढ़ जाएगा मेरे बच्चे। तो अभी तो मान के चल रहे हैं कि कोई माध्यम है कि पूरा ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K। कोई दिक्कत? ये आ गया आपके संधारित्र के इन प्लेटों के भीतर का वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच की दूरी d है तो प्लेटों के बीच विभवांतर है। प्लेटों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू E बटे D। ये अभी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध उठाया था वहां से है मेरे बच्चे। V इज इक्वल टू E का मान कितना है? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K A बटे D। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ध्यान देंगे मेरे बच्चे। अतः अब संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वही तो होती है मेरे भाई C इज इक्वल टू Q बाई V। ध्यान देंगे तो C बराबर Q बटे V का मान टोटल यही आया ना। ठीक है, तो ये यहां रखेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K A बटे D। एप्सिलॉन नॉट बटे D ये टर्म ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे C बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, अरे नहीं वहाँ B बराबर ED होता है। कैसे? वहाँ B बराबर ED। अच्छा E इंटू डी होता है। ठीक है, हाँ सॉरी, तो E इंटू डी, तो ये हो जाएगा गुणे D। ये हो जाएगा मेरे बच्चे गुणे D। तो भाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K इंटू D। और सिग्मा बराबर अगर यहाँ से निकाल दी हो तो सिग्मा बराबर Q बटे A हो जाएगा। रख दो C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट K और यह हो जाएगा
Q बटे A गुणे D। A चला गया ऊपर, C इज इक्वल टू, फ्रेम से बाहर चला गया क्या नीचे? दो लाइन नीचे से यहाँ तक ठीक, चलो ठीक। अब देखो C बराबर ये A चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट KA बटे Q इंटू D। Q से Q, C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA बटे D। ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। मेरे बच्चे निर्वातीय वायु के लिए C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये निर्वातीय वायु के लिए है क्योंकि K का मतलब 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी 10वां है ना, क्वेश्चन नंबर 10वां इसी का सेकंड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अरे शांति समझो यार तुम लोग। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आ जाओ ध्यान से। मान लिया हमारे पास फिर से वही प्लेटें हैं जो भी लिया था, एक प्लेट ये हो गया x, एक प्लेट ये हो गया y। हम प्लेट x को आवेश प्लस q देते हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लेट y के भीतरी सतह पर आवेश माइनस q आ जाता है और बाहरी सतह पर आवेश, और बाहरी सतह का कनेक्शन अर्थ से तो बाहरी सतह का सारा धनावेश चला जाता है पृथ्वी में। इस प्रकार से प्लेटों पर आवेश प्लस q और माइनस q रह जाता है। माना दोनों प्लेटों का मेरे बच्चे क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मान लिया? कैपिटल A मान लिया। दोनों पे चार्ज पहले समान है कि नहीं है? तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉरी पृष्ठीय घनत्व तो सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? सेम रहेगा ना। चलो ध्यान देना बाबू। अब हम मान लेते हैं अभी तक जो कंडीशन था, इससे पहले जो डेरिवेशन किए थे उसमें पूरे प्लेट के बीच में या तो पूरा निर्वातीय वायु था या तो पूरी तरीके से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा था, पूरा का पूरा, गैप नहीं था, कहीं जगह नहीं था। अब की बार मसला ये है कि इनके बीच में एक परावैद्युत पट्टी रखनी है, लेकिन इस पट्टी का आधा हिस्सा या थोड़ा बहुत हिस्सा ही प्लेट के बीच में होना चाहिए, बाकी निर्वातीय वायु है। तो मेरे बच्चे मान लिया कैपिटल के परावैद्युतांक तथा स्मॉल टी मोटाई का एक ठो में रख दी है पट्टी, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल टी। काम सारा का सारा वही। सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, लेकिन विभवांतर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्रभावित होता है। इस वजह से हमें दो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग दो वोल्टेज निकलेगा। आई बात समझ में? तो हम दोनों अलग अलग मीडियम में सबसे पहले दो अलग अलग वोल्टेज निकालेंगे, फिर दो अलग अलग वोल्टेजों से वैद्युत क्या नाम है धारिता निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले वोल्टेज निकालने से पहले हमको निकालना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वहीं से तो विभव के पास आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निर्वात या वायु में निकालते हैं। सबसे पहले देखो निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वातीय वायु के हर सिंबल को मैं नॉट वाले सिंबल से शो करूंगा। आई बात समझ में? जैसे निर्वातीय वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं ई नॉट से लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? मेरे बच्चे प्लेट ही तो है और प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी मैंने बताया ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और निर्वातीय वायु के लिए है ये। अगर कोई अदर माध्यम आ जाएगा तो दोनों प्लेटवा मिल करके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देंगे वो देगा ई सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट के। ये कंटेंट में समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मैं दोनों प्लेट की वजह से बता रहा हूं यहाँ पे, ये निर्वातीय वायु होने पर, वो माध्यम होने पर। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे निर्वातीय वायु होने पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी सॉरी निर्वातीय वायु होने पर दोनों प्लेटों के कारण निर्वातीय वायु में केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? न्यूटन प्रति कूलम। अब परावैद्युत पट्टी में देखो, परावैद्युत पट्टी में ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। कोई दिक्कत? अब निकाल दो निर्वात या वायु में वोल्टेज। देखो निर्वात या वायु में ये सुधमा देखो V बराबर, ध्यान से, निर्वात या वायु में वोल्टेज देखो V नॉट इज इक्वल टू मेरे बच्चे वोल्टेज बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे डिस्टेंस। लेकिन मेरे बच्चे वोल्टेज बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो आपकी बार निर्वात वाला रहेगा। निर्वात में मेरे बच्चे गैप कितना है? जब पूरी डिस्टेंस निर्वात वायु का d था उसमें t मोटाई तुम रख दियो, बचा कितना? t हो जाएगा d माइनस। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अतः देखो पट्टी में परावैद्युत पट्टी में वैद्युत विभव V बराबर E इंटू टी। अब की बार जो परावैद्युत पट्टी की मोटाई उस टी है तो है, तो मेरे बच्चे सिर्फ वो तो नहीं का तो वोल्टेज निकालेंगे। अतः देखो प्लेट के बीच का
कुल वोल्टेज मेरे बच्चे हो जाएगा V डैश बराबर V प्लस V नॉट, V डैश इज इक्वल टू E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। कोई दिक्कत? क्या प्लेटों के बीच का पूरा वोल्टेज मिल गया मुझे? तो अब निकाल देते हैं संधारित्र की। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V डैश से, V डैश लेंगे, V डैश का मान ET प्लस ई नॉट डी माइनस टी। पगला होगा क्यों सर जी, हमारा धाई दी की कहने से हो, वहां रख देता हूं, क्या दिक्कत है? पिछली बार डेरिवेशन कराते समय मैंने डाटा यहाँ रखा है। C बराबर Q बटे, यहाँ देखो, अच्छा ये बात बता, एक पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है ना, तो सिग्मा बराबर Q बटे है ना दोनों का, तो मेरे बच्चे Q बराबर सिग्मा इंटू, यहाँ देखो Q की जगह पे कोई दिक्कत, E की जगह जरा देखो तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस ई नॉट की जगह पे देखो, नहीं तो गड़बड़ होगी ना, यहाँ के रही और यहाँ हो जाएगा टी प्लस इसकी जगह हो जाएगा सिग्मा बटे इंटू डी माइनस। कोई दिक्कत? जो कॉमन है इनमें से उनको कॉमन बाहर करोगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1 अपॉन के प्लस डी माइनस टी, यही तो बचेगा। सिग्मा से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई, ये आ गया मेरे बच्चे। जब आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब की धारिता निकालने का फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र का, आई बात समझ में? मारा पटरा हो जाए। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए महाकाल के भक्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मेरे बच्चे कि प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को परिभाषित करिए। चलिए शांत रहेंगे। देखिए मेरे बच्चे प्रतिरोध क्या होता है, शांत रहो यार। प्रतिरोध क्या होता है? देखो प्रतिरोध क्या होता है मेरे बच्चे, वैसे सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, पर याद रखो हाँ लिखे शब्द नहीं, ये ओंकार टेन गलत तो तुम ले जाके दिखाओ तो वह अरे तू सर जी तो सही है यार, काहे सही मान लियो का इस वजह से सही नहीं मानने में। जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि मात्रक सहित परिभाषित करिए, आप किसी भी बेसिस पे आप उसको डिफाइन करके उसके कार्यविधि के आधार पे डिफाइन कर दिया है, बात सही है। आप मात्रक का बेस कैसे बनाएंगे उसको? आप मात्रक का बेस कहां से लाएंगे? ई बटे आई बराबर आर हो रहा है, आई बात समझ में? ठीक, तो हाँ तो कंटेंट को सही रखिए। सर जी हाँ आप बोले थे 2x पे वीडियो देख लेना। हाँ आप 2x पे बोल दिए। नहीं सर जी, जल्दी 0.75 जल्दी आप बोल रहे हैं सर जी। बहुत तेज है। 3x करबो तो कुछ सुनावे नहीं करी कौन देखो प्रतिरोध क्या होता है? जब हम किसी भी मेरे बच्चे किसी वायर में किसी चालक में जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और वैद्युत क्षेत्र लगाने से वोल्टेज आ जाता है और वोल्टेज लगाने से उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं मेरे बच्चे। आई बात समझ में? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज कैपिटल V तथा उस चालक में बहने वाली धारा स्मॉल I के अनुपात को मेरे बच्चे उसका प्रतिरोध कहते हैं बाबू। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बाबू। आई बात समझ में? ठीक, और इसकी विमा देख लीजिए, इसकी विमा कई बार बोर्ड में पूछता है। संतरो इसकी विमा देख लीजिए बाबू, V इज इक्वल टू W बटे Q होता है या Q बराबर IT बटे I हो जाएगा ना जी, और है I से I कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल की गुणा भैया एक गुणा होगा I तो W का होता है मेरे बच्चे ml स्क्वायर t के पावर माइनस 3 एंड हाई हो जाए I स्क्वायर का कैपिटल A का स्क्वायर एंड t एंड ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर t के पावर माइनस 3
एंड ए के पावर -2। सही है कि गलत है? तो ये हो जाता है आपके प्रतिरोध की विमा। आई बात समझ में? जोनिक विमा ना जानो तो तुरंत ही 3-4 हिस्से में तोड़ो, 2.5 विमा निकल जाएगा, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? ये हो जाता है मेरे बच्चे प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध एक अदिश राशि है, ओम की जगह इसका दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब प्रतिरोध जानते हो क्या बताता है? प्रतिरोध ये बताता है कि इतने एम्पीयर की धारा के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता है। आई बात समझ में? प्रतिरोध हमें क्या बताता है? इतने एम्पीयर की धारा के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता है। जाहिर से साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, इसी में और डेफिनेशन पूछ रहा है मेरे बच्चे, शांत रहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, शांत रहिए। क्या पूछ रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है मेरे बच्चे? मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा कि जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं वही लिखिएगा। चेक करने वाले का तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। वो काट दी तो तू कुछ कहे नहीं पेबो, ठीक है? हमरे लगाए हो तो हमसे कह ली वो सर जी आप बताए थे कि सही है, वो से ना कुछ कह पेबो। तो इस वजह से छेड़खानी नहीं करना। प्रयास पहला यही रखना कि जो सही तरीके से किताबी लैंग्वेज है उनको लिख करके प्रयास करें हम लोग, ठीक है? तो तब वो कहाँ काटेंगे भाई? क्यों काटेंगे फिर वो? तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तू लिख दियो 9 लाख हो गई है ना। मान लो कि बेटा झगड़ा की क्या है वो से गुस्सान रही हो तो मेहरारू झगड़ा कांग्रेस हाँ? मेहरारू जी हाँ भैया। तो YouTube पे वीडियो भी आता है। कॉपी चेक करते हुए टीचर को मिले 200 की नोट, टीचर ने फाड़ी कॉपी। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। टीचर ने दिए पापा नंबर। चलो साथ लो। हाँ भैया, यहाँ देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है मेरे बच्चे, शांत रहिए। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से लिखते हैं। अगर किसी, शांत रहिए, किसी चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर ऐसा कोई चालक है मेरे बच्चे, तो इसी चालक को हम लोग कहते हैं इसी चालक के प्रतिरोध को मेरे बच्चे कहते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। काहे शिवम तुम वहां कह लुका जाए? शिवम चौधरी दर्शन करवाते हैं। पुत्र विनोद एंड उनके भी पिताजी पारसनाथ जी। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र चौधरी। छोड़ो, यहाँ देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो मेरे बच्चे, इसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ये डेफिनेशन रखेंगे तो भी सही है। अन्यथा आप कहिएगा किसी चालक के सिरों के बीच जब हम विभवांतर लगाते हैं तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा क्या नाम उसका धारा घनत्व कैपिटल J के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो इज इक्वल टू E by J। इसका जो मात्रक होता है मेरे बच्चे, ये होता है ओम डैश मीटर। क्या होता है? ओम डैश मीटर। और इसकी जो विमा होती है वो होती है ml³ T के पावर -3 A के पावर -2। ये इसकी मेरे बच्चे क्या होती है? विमा होती है। आई बात समझ में? ठीक है। एंड यहाँ से एक रिलेशन देखिएगा जो फॉर्मूला निकल करके आता है मेरे बच्चे, E इज इक्वल टू, मान लिया हमारे पास ऐसे एक चालक है, क्या है मेरे बच्चे, और इसके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज कैपिटल V है, चालक की लंबाई स्मॉल l है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसमें बहने वाली धारा स्मॉल I है। तो ऐसे कंडीशन में E इज इक्वल टू मेरे बच्चे वोल्टेज बटे लंबाई होता है। एंड J बराबर धारा घनत्व। धारा घनत्व पर एक नजर जरूर डाल लेना आप लोग। धारा घनत्व J बराबर I बटे A। ये सारा डाटा उठा करके यहाँ रखोगे मेरे बच्चे, तो B बटे L एंड टोटल बटे I बटे A। ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा VA बटे I इंटू L। वोल्टेज बटे धारा बराबर मेरे बच्चे रेजिस्टेंस होता है, तो रो बराबर ये बन जाता है RA बटे L। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाते हैं हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद धारा घनत्व क्या होता है मेरे बच्चे? देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली विलंबोत धारा को मेरे बच्चे धारा घनत्व कहते हैं। आई बात समझ में? इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद मेरे बच्चे अनुगमन वेग। देखिए, अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन
निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के नियत सूक्ष्म वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। इसे मेरे बच्चे VD से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? एक रिलेशन होता है I = NeAVD, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी खत्म हो गया, फिर से ले आया ना ही बैठा रहो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध, अच्छा तो हो गया, सत्यापित करिए I = NeAVD। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मान लिया बाबू कि हमारे पास एक चालक है। क्या है? चालक है। ठीक है, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल l है, और इसके सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज कैपिटल V है। इसके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज कैपिटल V है। अरे आइया पढ़ते तुमने नासिब है, जुट्ठे चलाए हुए, कैपिटल V है। आई बात समझ में? अतः इसमें बहने वाली धारा निकालेंगे बच्चों। अगर बाई द वे इसमें Q कूलाम का आवेश स्मॉल t सेकंड के लिए बह रहा हो तो इसमें बहने वाली धारा I = Q/T हो जाएगा मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें बाबू प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं पता कर लीजिए। बाई द वे इसके एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, एकांक क्षेत्र सॉरी आयतन की मैं बात कर रहा हूं, एकांक आयतन में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अगर मान लेते हैं अनुगमन वेग VD हो, तब 1 सेकंड में इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक चालक है जिसके सिरों पर B वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, जिसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जिनका अनुगमन वेग VD है मेरे बच्चे। Q कूलाम का आवेश स्मॉल t सेकंड के लिए बह रहा है तो इसमें बहने वाली धारा I = Q/T हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन VD वेग से चल रहे हैं, अनुगमन वेग से चल रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे उनकी संख्या निकालने जा रहे हैं, जो कि निकलता है क्षेत्रफल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे वेलोसिटी, तो हो जाएगा n × A × VD। ये 1 सेकंड में होकर के गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मेरे बच्चे। अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो t सेकंड पर, क्योंकि धारा की बात कर रहे हैं, तो t सेकंड में होकर के गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी मेरे बच्चे NaVD × T। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए लाला आगे देखिए शांति से। तो ये हो जाएगा बबुआ 1 t सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बाबू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो, क्या हो? स्मॉल e हो, तो t सेकंड में गुजरने वाला आवेश Q = इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E होता कि नहीं होता? तो n × E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Q = कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं t सेकंड में? NaVDT गुणे स्मॉल e। इसको समीकरण 1 मानेंगे मेरे बच्चे। समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से I = Q/T। Q का मान कितना है? NeAVDT/T। T से T, I = NeAVD। कोई दिक्कत? ये आ गया मेरे बच्चे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है रोटेट करके भी दे सकता है क्वेश्चन। पानी ले गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ओम का नियम। देखिए मेरे बच्चों, ओम का नियम क्या है? ओम के नियम में हम जानते हैं, अच्छा इसका हमको निगमन करना है, और निगमन लल्लू पंजू की तरह नहीं करना होता है। जो ये क्या नाम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके अनुगमन वेग के आधार पे करना होता है। ठीक है, तो देखिए काफी बार पूछा गया है इसके साथ ओम के नियम को। देखिए ओम का नियम क्या होता है मेरे बच्चे? अगर कोई चालक है, अगर क्या है, कोई चालक है, उनके फिजिकल स्टेज को आप चेंज ना करो, उसके लेंथ को ना बदलो। ठीक है,
उसके आप क्षेत्रफल को ना चेंज करो, उसका टेम्परेचर ना चेंज करो, उसका प्रेशर ना चेंज करो, तो उसके सिरों पर जो वोल्टेज लगाते हो और उसमें जो धारा बहती है, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, और नियतांक कोई और नहीं बल्कि किसी चालक का प्रतिरोध होता है। आई बात समझ में? हमको इसी बात को सत्यापित करके देना कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चालक है, उनके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज और उनके बीच उनमें जो धारा बह रही है, उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आओ देख लेते हैं। मान लिया मेरे बच्चे हमारे पास एक ये चालक है, ये क्या है मेरे बच्चे? इन चालक के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज मान लेते हैं कैपिटल V है मेरे बच्चे। इसके ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसका लेंथ है स्मॉल l, और इसके एकांक आयतन में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, और इनका अनुगमन वेग है Vd। तब इस कंडीशन में इसमें बहने वाली धारा I बराबर NEA हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मेरे बच्चे? अभी बताया ना। अब आगे देखिए बाबू लोग, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या मेरे बच्चे इस वोल्टेज के लगाने की वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा? आएगा मेरे बच्चे। वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? अगर वोल्टेज V हो और लेंथ इसकी स्मॉल l हो तो V/L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना बाबू। अब एक बात बताओ मुझे, क्या वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो ट्रैवल कर रहे हैं उन पर बल नहीं लगेगा? लगेगा मेरे बच्चे, और वो भी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। आई बात समझ में? चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E हो जाएगा, और स्मॉल e इंटू E हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, स्मॉल e की वैल्यू कितनी है? EV/L। कोई दिक्कत? एक बात बताओ बबुआ, अगर वोल्टेज की वजह से वो फ्लो कर रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र के कारण उन पर बल लग रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा? आएगा। इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी में बदलाव के कारण इनमें आएगा त्वरण। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो मेरे बच्चे, तो F बराबर ma बराबर EV/L। यहाँ से A इज इक्वल टू EV/ml। ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। क्या मेरे बच्चे बताइए, आप सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण यही रहेगा कि भिन्न हो जाएगा? आप इसको देख करके बताइए, क्या सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चार्ज और द्रव्यमान वही नहीं है? सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए वोल्टेज वही नहीं है? सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए लेंथ वही नहीं है? अलग हो जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए मेरे बच्चों आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो स्मॉल a बराबर EV/ml ही मिलेगा। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, जब हम वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो इससे वैद्युत क्षेत्र ना लगाने की परिस्थिति में सारे के सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उच्च ऊष्मीय वेग स्मॉल u से ट्रैवल करते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लिया कि वो उच्च ऊष्मीय वेग u1 से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है? u1 से गति कर रहा है। और जैसे वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, इसकी वेलोसिटी में u1 में a इंटू τ1, जहां τ1 मेरे बच्चे श्रांति काल है और a इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, इतने वेग की वृद्धि हो जाती है। a इंटू τ1 की ही वृद्धि क्यों हो रही है उसका कारण समझिए मेरे बच्चे। आपको पता है कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है ना, और आपको पता है कि यहाँ वेग में परिवर्तन एक से दूसरे टक्कर के दौरान होता है, और क्रमागत एक से दूसरे टक्कर के बीच लगे टाइमिंग को हम लोग श्रांति काल कहते हैं मेरे बच्चे। त्वरण अगर a है और मान लिया वेग में परिवर्तन डेल्टा v हो गया, और किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मैंने बताया था हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांति काल का मान अलग अलग होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांति काल का मान अलग अलग होता है। मान लिया इस इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांति काल τ1 है मेरे बच्चे, तो a इंटू τ1 सबके लिए त्वरण तो सेम है ना, तो वेग में परिवर्तन कितना आ गया? डेल्टा v। तो मेरे बच्चे जब इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलता है तब वो इस ऊष्मीय वेग u1 से चलता है, और जैसे वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तुरंत उसकी वेलोसिटी में a इंटू τ1 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जब वैद्युत क्षेत्र लग जाता है अर्थात वोल्टेज आ जाता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 प्लस a इंटू τ1 होगी। क्या ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो सभी स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों के अगर आप उच्च ऊष्मीय वेगों में हुई वृद्धि को जोड़ करके औसत निकाल देंगे तो ये बन जाएगा अनुगमन वेग। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे? सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। देखिए इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd बराबर कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मेरे बच्चे, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो कुल वेग वोल्टेज लगाने के बाद बन रहा है वो इसी पैटर्न पे तो बनेगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखें तो u1 प्लस a τ1 हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखेंगे तो u2 प्लस a τ2 हो जाएगा, डॉट 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 इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन हो तो un प्लस a τ1। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए याद रखना है एक्सेलरेशन का मान एक कांस्टेंट है। यहाँ से मेरे बच्चे कितने लोग हैं? n से भाग कर दिए तो सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर उच्च उसमें वेगों को योग करके आपने स्मॉल n से भाग कर दिया तो ये निकल जाएगा अनुगमन वेग, औसतन निकलेगा। आई बात समझ में?
तो ये औसतन अनुगमन वेग आ गया मेरे बच्चे। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, VD इज इक्वल टू थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 मेरे बच्चे U1, सभी U1 को मैंने U वाले को एक साइड में कर लिया और A टाउ 1 प्लस A टाउ 2 प्लस डॉट 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 A टाउ n पनिया लिखूं H2O बनाने गया था। हाँ उसे कुछ और उम्मीद हो ना कैसी कि तू कुछ अमाउंट पे आई वो बटे स्मॉल n VD बराबर। हाँ भैया मानने जा रहे थे ना, मान लीजिए क्या एक रेव मार कैसे जी है देखो यार फालतू ना बोल भाई, ठीक कोई दिक्कत तो चला ऐसे कहाँ से बोलते हैं कहाँ से नहीं बोलते हैं, कहाँ समझ रहा है तू कहाँ बोलते U2 प्लस डॉट 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 U1 बटे n, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है A, यहाँ बन जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे स्मॉल। आपको मैंने बताया था कि जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत उच्च ऊष्मीय वेग 0 होता है और ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत उच्च ऊष्मीय वेग कितना निकलना है, औसत निकला ना, उसका मान कितना हो जाएगा, तो VD बराबर 0 प्लस यहाँ से देखो मान लिया, अच्छा यहाँ A को छोड़ो, अगर A को छोड़ दो तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे n, तो क्या ये क्रांति कालों का औसत नहीं निकल रहा है, मान लिया क्रांति कालों का औसत कैपिटल टाउ है, तो मेरे बच्चे क्या A इंटू टाउ नहीं हो जाएगा, या VD बराबर A इंटू टाउ नहीं आएगा, आएगा, यहाँ से A का मान उठा करके पुट कर दो तो VD बराबर हो जाएगा EB ml इंटू टाउ। यहाँ से मेरे बच्चे देखो समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 1 से, अच्छा लड़कियों खत्ते कुछ कह दियो तो उन्हें कुछ समझ में नहीं होता ना, एक आध मिनट जरूर ऐसे नहा ले कि उन्हें खत्ते कितनो तो पढ़ाओ उसे मतलब नहीं है, तो उन्हें भविष्य खत्ती डांट दियो तो बर्बाद हो जाओ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से चलिए तो यहाँ हो जाएगा I बराबर NEA VD गुणे या सॉरी VD का मान यहाँ उठा करके रखिएगा तो ये हो जाएगा EB टाउ बटे ml हो जाएगा मेरे बच्चे, I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर A इंटू एंड V इंटू टाउ बटे ml। मेरे बच्चे V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज है, तो I बटे V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A इंटू टाउ बटे ml हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, वोल्टेज और धारा का अनुपात ही तो रेजिस्टेंस होता है, इसी का अनुपात तो कांस्टेंट होता है, पलट दो डाटा इसको तो B बटे I बराबर ml बटे NE स्क्वायर A इंटू टाउ। मेरे बच्चे थोड़ा यहाँ देख करके बताइए, आपको मैंने क्रांति काल का औसत मान बता रखा है 10 की घाती -14 सेकंड होता है, आई बात समझ में। देखो यम मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है कि नहीं है, यल चालक की लंबाई क्या अपने आप बदल जाएगी, कांस्टेंट मान होता है मेरे बच्चे। यन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब के आयतन में 10 की घाती 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मेरे बच्चे। E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्या चालक की लंबाई या मोटाई कुछ भी चेंज हो जाएगी, नहीं कांस्टेंट है, टाउ 10 की घाती -14 सेकंड, पूरा कांस्टेंट डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका मतलब B बटे I बराबर R यानी नियतांक, यानी यहां से अगर R का मान देखोगे तो ml बटे NE स्क्वायर इंटू टाउ। आई बात समझ में, ठीक, तो यही है अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का नियमन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई खत्म हुई ना तो आज नहीं खत्म हो रहा, ध्यान तो खत्म हुआ है कम से कम अध्याय होना, ध्यान खत्म कैसे कल तो खत्म हो देखो अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल धारा प्रतिरोध एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करिए। चलिए देखिए, शांत रहेंगे शांत रहेंगे शांत रहेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है एक बार नजर डाल लेना, वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए सेल सहित एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल है, आई बात समझ में, ठीक है। कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E इक्वल टू W बटे Q, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल धारा प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच में हमको एक रिलेशन देना मेरे बच्चे। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लिया हमारे पास यहाँ एक बाहरी रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये क्या है मेरे बच्चे, कैपिटल R, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज मापन करने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने एक सेल ले लिया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R आ जाए,
स्मॉल आर आ जाएगा। मान लिया सेल का विद्युत वाहक बल मेरे बच्चे कैपिटल ई है, ठीक है, कैपिटल ई। तो दिक्कत, अब देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो, मान लिया कि इसमें Q कूलाम का आवेश पूरे सेल सहित सर्किट में प्रवाहित करने में कैपिटल W जूल का काम करना पड़ रहा है। मान लिया ऐसे, तो मेरे बच्चे इस सेल का विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू W बटा Q नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? या किया गया कार्य अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या W बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इस सर्किट में Q कूलाम का आवेश स्मॉल t सेकंड के लिए प्रवाहित होता हो तो I बराबर Q बटे T या Q बराबर IT, ये उठा करके यहाँ रखोगे तो W बराबर EIT। ये हो गया मेरे बच्चे इस आवेश Q को सेल सहित पूरे सर्किट में भेजने में किया गया कार्य। ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, आई बात समझ में? लेकिन मेरे बच्चे सेल के साथ जो पूरे सर्किट में हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे एक थोड़ा सा हमको ये तर्क मिल रहा है कि सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी प्रवाहित सेल के बाहर अगर हम करेंगे तो एक अलग ऊर्जा लगती है, और सेल के अंदर प्रवाहित करते हैं तो एक अलग ऊर्जा लगती है मेरे बच्चे। तो अब सेल के बाहर किया गया कार्य और सेल के अंदर किए गए कार्य की गणना कर लो। आप लोग को टर्मिनल विभवांतर नाम का एक कंटेंट मैंने बता रखा है, जिसमें मैंने बताया कि सेल के बाहर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो टर्मिनल विभवांतर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब एकांक आवेश को सेल के बाहर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो होता है उसका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो चलिए देखिए टर्मिनल विभवांतर देख लेते हैं। टर्मिनल विभवांतर का मतलब ये सेल के बाहर प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूं W एक्सटर्नल, मतलब बाहर किया गया कार्य। टर्मिनल वोल्टेज अगर V है, चार्ज Q ले जा रहे हो तो सेल के बाहर किया गया कार्य W एक्सटर्नल इज इक्वल टू V into Q ही तो होगा, आई बात समझ में? तो यहां से मेरे बच्चे W एक्सटर्नल इज इक्वल टू यहां हो जाएगा I into T। ये सेल के बाहर किया गया कार्य हो गया। अब सेल के अंदर हम किए गए कार्य को थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे बच्चे। जब हम सेल के अंदर जाते हैं तो विभव के मान में जो बाहर विभवांतर होता है वो सेल के अंदर नहीं रहता, विभव का मान वहां कुछ कम हो जाता है, और सेल जो उसके भीतर विभव रहता है उसके भीतर का विभव कहलाता है विभव पतन। तो मान लिया मेरे बच्चे सेल के भीतर का विभव पतन V डैश हो, सेल के भीतर का विभव पतन, और सेल के अंदर जो धारा बहती है वही धारा सेल के बाहर बहती है। तो सेल के अंदर कितना कूलम का कितना एम्पीयर की धारा बह रही है? I, और सेल के अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। तो V डैश इज इक्वल टू I into R। ये विभव पतन है, अंदर में जो धारा बहेगी वो इसी विभव पतन की वजह से बहती है। तो अंदर वाली बहने वाली धारा W इंटरनल इज इक्वल टू V डैश इंटू Q। क्यों दिक्कत? तो ये हो जाएगा W इंटरनल इज इक्वल टू V डैश की जगह पे हम क्या रखेंगे? I इंटू R। Q की जगह पे रखेंगे I इंटू T। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T, W इंटरनल। अब मेरे बच्चे जो मैंने W एक्सटर्नल निकाला है और W इंटरनल निकाला, अगर ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से मैं देखूं तो दोनों का योग करने पर क्या कुल किए गए कार्य के बराबर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो इससे चलते मेरे बच्चे ऊर्जा संरक्षण के नियम से, किससे? ऊर्जा संरक्षण के नियम से मेरे बच्चे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर अगर हम बात करते हैं तो W बराबर W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल। तो W बराबर W इंटरनल का मतलब I स्क्वायर RT प्लस W एक्सटर्नल का मतलब VIT, और यहाँ W का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे EIT बराबर, यहाँ से मेरे बच्चे क्या कॉमन है? IT। क्या बचेगा? IR प्लस V बच जाएगा, IT से IT कॉमन है तो ये सॉरी कैंसिल। E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R या V इज इक्वल टू E माइनस IR। मेरे बच्चे अगर हम सेल से धारा ले रहे होते, ये तो फिलहाल आंतरिक प्रतिरोध धारा टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध है बबुआ। अगर हम सेल से धारा ले रहे होते हैं तो इस परिस्थिति में देखो टर्मिनल वोल्टेज का जो मान होता है ये विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तो इस परिस्थिति में मेरे बच्चे V का मान E के बराबर हो जाता है किसी भी सेल में, आई बात समझ में? ये रिलेशन यहीं तक आपको बोर्ड में करना है। इसी के आगे थोड़ा सा और देखिए बाबू, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए बाहरी सर्किट कितना है? बाहरी सर्किट का प्रतिरोध R है ना, तो V बराबर ओम के नियम से क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा ना। तो यहाँ अगर रखोगे तो IR बराबर E माइनस IR, इसको उधर पक्षांतर करोगे तो IR प्लस I इंटू R बराबर कैपिटल E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से I अगर हम कॉमन कर लेंगे तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर कैपिटल E बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? I बराबर E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। मेरे बच्चे अगर किसी सेल से हम धारा ले रहे हैं तो कितनी धारा लेंगे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, आई बात समझ में? तो दिक्कत ठीक है, आपको बोर्ड में जब पूछेगा तो इतने पूछेगा, इससे कम ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम अरे ये नहीं हाँ ला ला ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम खिलाई सब्जी। खाए वाला नहीं हुए। अच्छा अनुभव बैठा है ना। वो बाहर प्यून होगा, उससे कह दो 2 कप कॉफी ले आए तू मेरे लिए। कॉपी कॉफी, अच्छा कॉफी चीनो, कैपेचिनो बोल दो ले आए भाई। हाँ? CAPHEHIE बन गया शांत रहो यार। MBA में काम करता ही है ना। हाँ नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करिए। हर साल आता है, इस साल भी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, एक क्वेश्चन पे क्या रेशियो चल रहा है यार? 1 घंटा 45 मिनट हो गया, मतलब कुल क्या मिनट है? 60, 100, 105 और 105 बटे 15 कितना हुई है? 15 ठीक, यानी 8 मिनट पर क्वेश्चन। 15वां चलने जा रहा है। 15वां चलने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मेरे बच्चे कि किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करिए। तो हम जानते हैं किरचॉफ ने 2 नियम दिए मेरे बच्चों। किरचॉफ का कितना नियम है? 2 नियम है। किरचॉफ के 2 नियम। किरचॉफ का पहला नियम है मेरे बच्चे, देखो पहला नियम कहलाता है धारा का नियम, या इसी को कहते हैं संधि का नियम, या मेरे बच्चों पहला नियम। और इसका जो दूसरा नियम होता है बाबू, जिसे हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। बंद पास को आप लोग लूप बोल सकते हो, ध्यान रखना। लूप लूप बंद पास का नियम या लूप का नियम, या फिर वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, या फिर दूसरा नियम। इसके इतने नाम है मेरे बच्चों। सबसे पहले आप नियम सुन लो। नियम में क्या बातें कैसी कही जाती है, ध्यान से समझिएगा बाबू। किरचॉफ ने कुल 2 नियम दिया है। पहला नियम यानी धारा का नियम यानी संधि का नियम कहता है कि किसी भी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। आई बात समझ में? दूसरे नियम में हमसे कहा जाता है कि किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलनों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है मेरे बच्चे। आई बात समझ में? ये तो उसका नियम है। इस नियम का हमें पूरा सत्यापन करने को भी आता है। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। पहला जो इसका नियम है ये याद रखना, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और दूसरा जो नियम है सुदामा, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। वोल्टेज है ना, वोल्टेज जो होता है मेरे बच्चे ऊर्जा ही होता है। वोल्टेज क्या होता है? ऊर्जा ही होता है। चलिए देखिए, संधि का जो पहला नियम है, क्यों किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चे। देखिए ये मान लेते हैं एक संधि है। संधि माने सीधा सीधा जोड़। संधि माने मेरे बच्चों जोड़ होता है। संधि जो होता है इसका मतलब कि ये होता है कि जैसे ये कई सारे वायर्स हैं जो आकर के संधि पर आपस में अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो होता क्या है बाबू कि यहाँ संधि पर जितनी धाराएं संधि की ओर आती हैं और जितनी धाराएं संधि से दूर की ओर जाती हैं, अगर संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का आप लोग कुल मान देखेंगे तो जितना संधि की ओर आता है उतने संधि से दूर चला जाता है। तो क्या इस संधि पर कोई नेट धारा बचा? नहीं। जब आने वाली धारा का मान ज्यादा होता, जाने वाली धारा का मान कम होता, तब ना कुछ बचता। तो क्योंकि जो संधि क्या नाम संधि का नियम है, इसमें होता क्या है कि जितनी धाराएं संधि की ओर आती है उतनी धारा संधि से दूर चली जाती है। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे इसी वजह से संधि पर धारा बचती नहीं है, और किसी संधि पर हम लोग कहते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। आई बात समझ में? ठीक है मेरे बच्चे, 2 मिनट रुको फिर पढ़ा रहे हैं। यस सर। हाँ?